गुड इवनिंग गाइस। तो हमारी पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी, तो इसमें हम अपने ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक 9 सेक्शन को छोड़ के। तो ये भी बस मैक्सिमम 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा। आज की वीडियो के बाद मैक्सिमम 2 वीडियोस आएंगी। तो चलिए हम इसका आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द रेलवे रिस्ट्रक्चर। अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि हम क्या करेंगे, इंडियन रेलवे को रिस्ट्रक्चर करेंगे। अब क्या क्या रिफॉर्म होंगे इसमें, सबसे पहले क्या है, जो रेलवे की अभी एग्जिस्टिंग में ग्रुप ए की 8 सर्विसेज हैं, हम उन्हें यूनिफाई करके एक सेंट्रल सर्विस बनाएंगे, दैट इज़ द इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। और क्या हम करेंगे, जो रेलवे बोर्ड है उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, जिसे कौन हेड करेगा, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, और इसके साथ 4 मेंबर्स भी होंगे और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे। जो रेलवे बोर्ड होगा वो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी इसका, इंडियन रेलवे का, जो क्या है अपनी जो रिपोर्ट्स होगा वो पार्लियामेंट को देगा थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अभी क्या होगा, ये वेरियस डिपार्टमेंट में क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा। जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलग होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, ट्रैफिक और फाइनेंस का अलग अलग होगा, दैट आर वर्टिकली सेपरेटेड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। इसमें क्या है, जो मेंबर ऑफ द बोर्ड होगा उसमें डिफरेंट ऑफिसर्स के रैंक होंगे, जिनको सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर क्या हेड करेंगे हर डिपार्टमेंट को। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग सर्विस है इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज की, उसे हम क्या करेंगे, रीनेम करके इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस बोलेंगे। जो यूनिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है, ये पहले भी काफ़ी कमेटी ने रिकमेंड किया था, जैसे प्रकाश टंडन कमेटी ने 1994 में किया था, राकेश मोहन कमेटी ने 2001 में किया था, साम पित्रोदा कमेटी ने 2012 में किया था, और बिब्रेक देबॉय कमेटी ने 2015 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। देखो क्या डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स क्या हैं, वो कॉरिडोर हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए स्पेशली बनाते हैं, मतलब कि उनके जो मूवमेंट है उसमें 1 मिनट का भी क्या है स्टॉप ना आए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, मालगाड़ियों के लिए डेडिकेट करते हैं। रिसेंटली जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपना पहला सेक्शन जो कि वेस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का है, रेवाड़ी से मदर सेक्शन को क्या किया है, स्टार्ट कर दिया फॉर कमर्शियल ट्रायल। जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, देखो ये हाई स्पीड होते हैं, हाई कैपेसिटी के रेलवे कॉरिडोर होते हैं, डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली, मतलब एक्सक्लूसिवली हम किसके लिए बनाते हैं, गुड्स एंड कमोडिटी के मूवमेंट के लिए। जो पहला ये जो प्रोजेक्ट का प्रपोज हुआ था, ये अप्रैल 2005 में हुआ था, कि किस तरह से हम जो अपनी रैपिडली डेवलपिंग इंडिया को इकोनॉमी की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी कर सकें। जो इंडियन रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रीट प्रोजेक्ट के अंदर 6 फ्रीट कॉरिडोर को क्या है, कंस्ट्रक्ट किया है। आप देख लो, जो ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है वो लुधियाना से दनकुनी जाएगा, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जाएगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई जाएगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई जाएगा, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा जाएगा, साउथर्न कॉरिडोर चेन्नई से गोवा जाएगा। अब जरा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है क्या, ये देखो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसको हम सेटअप करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो ये कॉर्पोरेशन देखता है, कि किस तरह से उसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करनी है, किस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करना है, क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, मेंटेनेंस या ऑपरेशन, ये सब कौन करता है, ये कॉर्पोरेशन करता है। इसको हम सेटअप किया था, 100% शेयर किसके हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के, और ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है किसके अंडर, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। अब जरा देख लेते हैं, जो वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर फ्रीट कॉरिडोर है, ये प्रयागराज में बनाया गया, किसके द्वारा, डेडिकेटेड फ्रीट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये नर्व सेंटर है ऑफ ओवर 1800 किलोमीटर लॉन्ग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। मतलब कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, जो लुधियाना से डनकुनी जाएगा, इसमें जो 18 किलोमीटर का जो लॉन्ग बनाया है, ये किसने बनाया है, प्रयागराज में बना है, किसके द्वारा, इसी कॉर्पोरेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर इन रेलवे। अभी क्या इंडियन रेलवे एक एग्रीमेंट में आया है, प्रोक्योरमेंट कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट, मतलब कि हम उसे परचेज भी करेंगे और वो मेंटेन भी करेगा, किसके साथ, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ हमने क्या किया, एग्रीमेंट किया है, जिसमें क्या है, ये ज्वाइंट वेंचर किसका, इंडियन रेलवे का, और साथ में जो फ्रांस का जो मिस एल्स्टोम है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। जरा देख लेते हैं इसमें न्यूज़ में है क्या। जो एग्रीमेंट हुआ है वो 3.5 बिलियन यूरो का हुआ है, जिसमें ये मैन्युफैक्चर करेगा 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर फ्लीट सर्विस एंड इट्स एसोसिएट मेंटेनेंस। अब क्या क्या है इसमें, हम प्राइवेट सेक्टर को क्या करेंगे, इसमें अट्रैक्ट करेंगे। पास्ट पहले क्या अटैम्प्ट ऐसे कर रखे हैं हमने, पास्ट में ऐसे क्या क्या अटैम्प्ट्स किए हैं जिससे हम प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, 1992 में हमने वेगेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम करी थी, ओन योर वैगन स्कीम। गाइस देखो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पास्ट अटैम्प्ट है, बस आप शुरू ऊपर से पढ़ लो। कंटेनर पॉलिसी लिबरेशन स्कीम 2006 में शुरू की थी, जिसमें हमने प्राइवेट प्लेयर्स को कहा था कि आओ आप। ठीक है, स्पेशल फ्री ट्रेन ऑपरेटर स्कीम ये 2010 में शुरू की थी। ठीक है, तो अभी के करंट स्टेटस के एफडीआई का जरा हम देख लेते हैं। 100% एफडीआई अलाउड किया हुआ है अंडर ऑटोमेटिक रूट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ रेलवे लाइक हाई स्पीड
ट्रेन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, पैसेंजर टर्मिनल, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन कुछ फील्ड्स में हमने 100% एफडीए अलाउ किया हुआ है। लेकिन हमने एफडीए कहाँ पे अलाउ नहीं किया हुआ? ट्रेन ऑपरेशंस में, ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न। और कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अमिताभ कांत पटेल, अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी अमिताभ कांत पटेल के अंडर, जिसने ये बोला था कि हमें प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देनी चाहिए। वो क्या करेंगे? जो 150 ट्रेन को डेवलप करेंगे और जो 50 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट करेंगे एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड। अदर मेंबर्स जो थे इस पैनल के, वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी थे और रेलवे फाइनेंशियल कमिश्नर थे। तेजस एक्सप्रेस, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया की पहली ट्रेन है। इसमें 2 ट्रेन चलेगी तेजस के नाम से, जो लखनऊ दिल्ली के कॉरिडोर के बीच में चलेगी और दूसरी अहमदाबाद और मुंबई कॉरिडोर में चलेगी। जो IRCTC है वही क्या करेगा? इन 2 ट्रेन को क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके आगे देख लेते हैं। जो नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट किया है, देखो इसको यूनिवर्सिटी एज कंसीडर किया है, ये 2018 से ऑपरेशनल है। जो नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है, इसका काम क्या है कि हम क्या कर सकें? इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप कर सकें, जिसमें क्या है, हम रिसर्च और एजुकेशन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में प्रमोट कर सकें। ठीक है, रेलवे ऑपरेटिंग रेशो क्या है? अभी जो कैग रिपोर्ट है, दैट इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने ये बताया है, जो रेलवे ऑपरेटिंग रेशो है वो 98.44% है 2017 में, 18 में, जो कि वर्स्ट है लास्ट 10 ईयर्स में। मतलब कि ये है कि अगर रेलवे 98.44 खर्चता है तब उसे 100 रुपये की कमाई होती है। मतलब आप देख लो उसको प्रॉफिट सिर्फ कितना, 1.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है नियर अबाउट। ठीक है, तो यही है कैग ने रिपोर्ट में बोला है कि पिछले 10 सालों में रेलवे की जो परफॉर्मेंस है सबसे बेकार गई है। अब मेजर ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द रेवेन्यू, द रेशियो शोज हाउ एफिशिएंट द रेलवे इज ऑपरेटिंग। ये बताता है कि रेलवे कितना एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है और इसके फाइनेंस कितने हेल्दी नेचर में है। ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ 98.44% का मतलब ये है कि रेलवे 98.44 का खर्चा करके 100 रुपीज़ कमाते। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। क्लीनलीनेस असेसमेंट ऑफ नॉन सब अर्बन एंड द सब अर्बन, अभी क्या रेलवे मिनिस्टर ने रिलीज़ किया स्टेशन क्लीनलीनेस सर्वे रिपोर्ट कि कौन सा स्टेशन कितना क्लीन है, उसके सर्वे को रिलीज़ किया है। क्लीनलीनेस असेसमेंट ऑफ नॉन सब अर्बन एंड सब अर्बन स्टेशन 2019। ठीक है, रेलवे को कंडक्ट किया हुआ है थर्ड पार्टी ऑडिट ने, और क्लीनलीनेस हमने इसमें जो 407 मेजर स्टेशन है उनको कंडक्ट किया, उस पर सर्वे कंडक्ट किया है। और इसमें 2016 से हम एनुअली क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। जो टॉप 3 क्लीनेस्ट रेलवे हैं वो राजस्थान से तीनों के, तो जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुर। जो टॉप 3 रेलवे जोन्स है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, फॉलोड बाय साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इंडियन रेलवे स्टार्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर इन पंजाब अंडर ओपन। अभी क्या इंडियन जो रेलवे है वो पावर को परचेज करेगी पंजाब से अंडर ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस में क्या है, ये जो लार्ज यूजर्स हैं पावर, वो जो पावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या कर सकते हैं? अंडर द कनेक्टेड लोड ऑफ 1 मेगावाट या अबव उसको क्या कर सकते हैं? पावर परचेज कर सकते हैं चीप, मतलब कि कम प्राइस में चेक कर सकते हैं फ्रॉम द ओपन मार्केट। ये जो आइडिया था वो कस्टमर, इसमें यह है कि जो कस्टमर है वो की अपनी मर्जी है, वो क्या कर सकता है? कंपनी से पावर खरीद सकता है इंस्टेड ऑफ बाइंग फोर्स टू बाई इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक यूटिलिटी मोनोपोली। मतलब कि जरूरी नहीं है उसको, मतलब कि फोर्स नहीं किया जाएगा कि जो आप जो एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी मोनोपोली है वहाँ से आप खरीदो, उसकी अपनी मर्जी है, वो जहाँ से खरीदेगा। अब पंजाब के एडिशन होने से क्या है, जो इंडियन रेलवेज हैं अब 1400 मेगावाट तक की जो पावर उसको खरीद सकते हैं अंडर द ओपन एक्सेस इन 11 स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 500 पैसेंजर ट्रेन ऑफ द साउथ सेंट्रल रेलवे टू गेट इसरो इनेबल्ड जीपीएस। अभी क्या जो न्यूली डेवलप्ड है, जो कि रियल टाइम ट्रेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उससे क्या आएगा, हम मॉनिटर कर सकते हैं ट्रेन की क्या स्पीड है, उसकी क्या मूवमेंट है, उसे हम क्या कर सकते हैं? मॉनिटर कर सकते हैं। ये जो RTIS है, दैट इज़ अ रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है। जो ये सिस्टम है, जो डिवाइस है, ये गगन को यूज़ करता है टू ट्रांसमिट सिग्नल। मतलब गगन जो एक सिस्टम है उससे क्या करता है? सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में इसरो ने क्या किया है? ये कोलैबोरेट किया था वो गगन को डेवलप करने में। ये एक रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है। जो गगन का गोल यही था कि किस तरह से हम नेविगेशन सिस्टम को प्रोवाइड कर सकें एयरक्राफ्ट को असिस्ट करने में इन एक्यूरेट लैंडिंग ओवर द इंडियन एयर स्पेस एंड इन एडजॉइनिंग एरिया एंड एप्लीकेबल टू सेफ्टी टू लाइव सिविल ऑपरेशन। इट इज़ इंटरऑपरेबल विद अदर इंटरनेशनल SBAS सिस्टम। आगे देखते हैं इंडियन रेलवेज रेशनलाइज पैसेंजर फेयर। अभी क्या है, इंडियन रेलवेज है जो पैसेंजर फेयर है वो इंक्रीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि यार अब उनके पास जब रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो वो क्या कर सकेगी? इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइजेशन उसको बूस्ट कर सकती है। पैसेंजर्स के लिए जो और फैसिलिटीज़ हैं रेलवे स्टेशन या ट्रेन में, उनको एक्सपेंड कर सकती है। जो उनके ऊपर बर्डन है टू ओवरकम द बर्डन ऑफ 7th पे कमीशन ऑन
इंडियन रेलवे उससे वो पूरा कर सकती है। जो लास्ट टाइम जब फेयर का रिवीजन हुआ था वो कब हुआ था, 2014-15 में हुआ था। दिस वाज डन टू इम्प्लीमेंट द फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट लिंक तारीफ वर्जन इंट्रोड्यूस बाय द रेलवे बजट 2013-14। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, ये जो इंस्टीट्यूट है ये हैदराबाद में खुलेगा। इसमें क्या होगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी हाउ टू द मैनेजमेंट ऑफ द रेलवे फाइनेंस। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, देखो ये केरला का प्रपोजल है, केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या करेगा, केरला के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स और मेजर टाउन से क्या है, हाई स्पीड ट्रेन से क्या करेंगे, सेमी हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसको ग्रांट दे दिया है, इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। ठीक है, जो आगे पढ़ते हैं वाधवन पोर्ट। अभी क्या कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि हाँ, जो महाराष्ट्र में वाधवन पोर्ट का जो मेजर पोर्ट है उसको सेटअप करने के लिए। ठीक है, अभी आपको पता है इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये आपको पता है, कांडला पोर्ट है मुंबई का, ये जवाहरलाल नेहरू मरुमुगाओ पोर्ट, न्यू मैंगलोर कोचिन पोर्ट, टूटिकोन पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम, पारादीप, कलकत्ता पोर्ट। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि अभी 12 पोर्ट हैं इंडिया में मेजर। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इसके लिए फॉर्म होएगा। साथ में जवाहरलाल नेहरू जो ट्रस्ट होएगा वो इसको पार्टनर करेगा। वो क्या करेगा, जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। इसमें क्या है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी वो PPP मोड में करी जाएंगी, दैट इज़ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में की जाएंगी। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया में और 28th लार्जेस्ट पोर्ट है वर्ल्ड में। अगर जब वाधवन पोर्ट बन जाएगा तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा ये टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स होगा वर्ल्ड में, वर्ल्ड के टॉप 10 में आएगा। इसका जो 18 मीटर ड्राफ्ट नेचुरली अवेलेबल है और 20 मीटर नेविगेशनल चैनल है ऑल्सो नेचुरली अवेलेबल। इंडिया के पास अभी 12 मेजर हैं और 205 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स हैं। ओनली जो 2 मेजर पोर्ट हैं दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और इन्नौर पोर्ट है उस, और जो 9 माइनर पोर्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए हुए इन द लास्ट 30 ईयर्स। मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या है, अभी क्या है, जो सेकंड रिवर पे मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया। कौन सी रिवर पे, गंगा पे। और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, साहिबगंज झारखंड में इनॉग्रेट किया गया। जो पहला जो बिल्ट हुआ था रिवर गंगा पे ही हुआ था, वो वाराणसी में हुआ था, जो कि नवंबर 2018 में इनॉग्रेट हुआ था। तो समझ में आ गया, जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है वो रिवर गंगा पे हुआ है। सेकेंड टाइम हुआ है कहाँ पे, साहिबगंज झारखंड में। जो पहला हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, कब हुआ था, नवंबर 2018 में। जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इस प्रोजेक्ट की। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब यही है कि गुड्स और सर्विसेज का जो मूवमेंट हो सके, पॉइंट A टू पॉइंट B, 2 जगह से क्या हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो सके। इट इज़ एन इफेक्टिव मोड इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वेयर एन एंड टू एंड डिलीवरी इज होमोजेनियस। मल्टी मोड जो ट्रांसपोर्ट एक्ट आया था वो इंडियन पार्लियामेंट ने 1993 में पास किया था टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन फॉर द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL, अभी ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि IPGL को एक एग्जाम्पशन से इम्प्रूव किया है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज गाइडलाइंस फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी क्या है, जो चाबहार प्रोजेक्ट है जो ईरान में क्या है इंडिया ने बनाना है। ठीक है, मतलब ईरान ने बोला कि इंडिया बनाएगा चाबहार प्रोजेक्ट, तो उससे क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने अभी IPGL को उसमें एग्जाम्पशन दिया। जो IPGL है दैट इज द इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ये एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है जो प्रोमोट के द्वारा की जाती है ज्वाइंटली बाय द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स और दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करेगा किसका, चाबहार पोर्ट का जो ईरान में है। जो भी शेयर्स हैं जवाहरलाल पोर्ट्स और दीनदयाल पोर्ट्स के वो परचेज किसने किए थे, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने दिसंबर 2018 में। और जो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है ये क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और जो IPGL है वो इसी की सब्सिडरी है, जिस वजह से जो IPGL है वो खुद भी क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। एज अ रिजल्ट जो भी गाइडलाइन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने दी है वो टेक्निकली एप्लीकेबल किस पे होती है, IPGL पे। अब जरा देख लेते हैं लोकटक इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अभी अप्रूवल दे दिया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोकटक इनलैंड वाटरवेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट मणिपुर में। जो लोकटक इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट को इंप्रूवमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। किसके अंडर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब देखो जब इनलैंड ये वाटर ट्रांसपोर्ट बन जाएगा तो इससे क्या आएगा, जो इनलैंड वाटर पोर्ट के ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हो सकेगी नॉर्थ स्टेट्स में, और इससे जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिलेगा। ड्राफ्ट क्या होता है, एक तरह का ड्रोट होता है, शिप होता है, ये क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन द वाटर लाइन एंड द बॉटम ऑफ द हल। मतलब कि जो पानी की लाइन है उसके बीच में और जो बॉटम ऑफ द हल है उसके बीच का जो डिस्टेंस उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट CNG पोर्ट टर्मिनल एट भावनगर पोर्ट पे सबसे पहला जो वर्ल्ड का CNG पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। भावनगर पोर्ट आपको पता ही होना चाहिए, गुजरात के गल्फ ऑफ कंबे के वेस्ट कोस्ट में प्रेजेंट है। भावनगर पोर्ट है ये ऑल वेदर पोर्ट होएगा फॉर स्मॉलर वेसल। पोर्ट मैनेजमेंट मॉडल देख लेते हैं। 2 तरह के पोर्ट मैनेजमेंट मॉडल होते हैं, सर्विस पोर्ट मॉडल होता है, लैंड पोर्ट मॉडल होता है। सर्विस पोर्ट मॉडल में क्या होता है, जो लैंड होता है वो भी ओनर के द्वारा ही मतलब लिया जाता है, मतलब कि जो
पोर्ट अथॉरिटी है वही लैंड को ओन करती है, और जो भी इस पर फंक्शंस होते हैं जैसे परफॉर्म ऑल द रेगुलेटरी या जो पोर्ट फंक्शन होते हैं वो भी वही अथॉरिटी क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो इसमें जो पोर्ट ट्रस्ट है वो लैंडलॉर्ड भी होता है और कार्गो टर्मिनल का ऑपरेटर भी होता है। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में क्या होता है, जो अथॉरिटी होती है वो उसका लैंड ओन नहीं होता, वो गवर्नमेंट का लैंड होता है, लेकिन जो ये काम होते हैं जो उसके परफॉर्मेंस के या रेगुलेटरी के वो किसके होते हैं, प्राइवेट कंपनी के। तो देख लेते हैं, द पब्लिकली गवर्न पोर्ट अथॉरिटी एक्ट्स एज ए रेगुलेटरी बॉडी एंड एज लैंडलॉर्ड, वाइल प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी क्या होते हैं वो पोर्ट ऑपरेशन को कैरी करती है, मेनली जैसे कार्गो हैंडलिंग, जैसे कमराजर पोर्ट। ठीक है, तो करंटली जो मोस्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट है इंडिया वो कैरियर टर्मिनल ऑपरेशन एज वेल एज रिजल्ट इन द हाइब्रिड मॉडल ऑफ द पोर्ट गवर्नर। आगे बढ़ते हैं रोडवेज पे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेट्स कैबिनेट नोट टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह है कि यहाँ पे बोलते हैं इन्वेस्टर को कि आओ आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या है अपने जो भी इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको इंटरेस्ट अर्न होएगा। ठीक है, वही आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है म्यूचुअल फंड्स की तरह। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम है सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड दैट अलाउ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल and the institutional investment in infrastructure project to earn a portion of the income as return। मतलब कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आगे इन्वेस्ट करो और आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, आपकी जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उस पर रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये मॉडल इसलिए अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर के लिए क्योंकि ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन्हें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कुछ बनाना नहीं होता। ठीक है, और ना ही कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, इन्हें बस क्या इन्वेस्ट करना होता है। अब इसके अंडर क्या हो जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंडर क्या जो हाईवे प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर बंडल किया जाता है। वो क्या करता है, फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है वो क्या करता है इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है कि हाँ आओ तुम मेरे में इन्वेस्ट करो। फिर जो स्पेशल वर्कर्स व्हीकल होता है उसको क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, और जो भी वो रिटर्न्स उससे मिलते हैं उस तरह से क्या होता है इसकी परफॉर्मेंस ऐसे चलती है। अब इससे क्या होएगा, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो मोनेटाइज हो जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा और वो नेशनल हाईवे की फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा। फिर उससे क्या आएगा, जो टोल कलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड होएगा 1 ईयर का, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास रिजर्व होता है कि वो टोल क्या कर सके, ले सकती है 1 साल तक। ठीक है, अब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया था किसके अंडर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर से एस्टेब्लिश किया था, एंड SEBI रेगुलेशन एक्ट के अंदर इसको मतलब कि रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स हाइब्रिड एन्युटी मॉडल फॉर नेशनल हाईवे। अभी ये जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है ये मिक्स होता है किसका, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल का और साथ में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल का। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। देखो, इस जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का हमारा एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें, जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें, और जो प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है उसे रिवाइव कर सकें। जो टोल फी कलेक्शन होती है ना अंडर दिस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ऑटोनॉमस एजेंसी किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सेटअप कब गई थी, ये 1988 में NHAI एक्ट के अंदर इसको सेटअप किया गया था। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड टू इट। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका मैंडेट है टू इम्प्लीमेंट द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच इज इंडिया लार्जेस्ट एवर हाईवे प्रोजेक्ट इन द फेस। मैडम, अभी कोल चेवांग रेंज सेतु देखो इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑल वेदर परमानेंट मतलब ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज है। ये मेनली ईस्टर्न लद्दाख में इनोग्रेट होएगा। 1400 फीट लंबा ब्रिज है, ये श्योक रिवर पे बना हुआ है सिचुएटेड, और इसकी जो ऊंचाई है वो 14,650 फीट है। जो ब्रिज को सुपर स्ट्रक्चर से हम एक्स्ट्रा वाइड बेली ब्रिज भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। 15 महीने में इससे बनाया गया है, जो 2017 में स्टार्ट हुआ था। इससे क्या आएगा, जो ट्रैवलिंग टाइम है वो नियर अबाउट हाफ हो जाएगा। पहली बार ऐसा होएगा कि इंडिया में जो माइक्रो पिलिंग टेक्निक को क्या किया है, यूज़ किया है इसको बिल्ड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कॉमन मोबिलिटी पार्ट। दिल्ली गवर्नमेंट का ये है कॉमन मोबिलिटी पार्ट, इसने एक अवार्ड विन किया है फॉर बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये जो कार्ड है इससे क्या है, जो पर्सन इस्तेमाल करते हैं किसमें, अगर आप मेट्रो ट्रेन में यूज़ करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। DTC की बसेस में, क्लस्टर बसेस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप कॉमन मोबिलिटी कार्ड का यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली इसी सेम लाइंस पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने भी एक कार्ड क्या किया था, इशू किया था। इसका नाम था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। जो भी लोकल ट्रैवल कंट्री पे आप कहीं भी लोकल ट्रैवल करते हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है इसके भी 2 इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप एज अ रेगुलर डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि ATM की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में इसको एज अ ट्रैवल तो आप यूज़ कर ही सकते हो।
ATM की तरह आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हो विदाउट द नीड टू गो बैक टू द सर्वर एंड एडिशनल ऑथेंटिकेशन। आज की क्लास न्यूज़ कवर कर लेते हैं, दैट इज़ द न्यूगेन मोबिलिटी समिट। अभी क्या जो न्यूगेन मोबिलिटी समिट है ऑर्गेनाइज की गई थी मानेसर गुरुगांव में, किसके द्वारा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या था इस समिट का कि हम जो न्यू आइडियाज़ या जो लर्निंग्स हैं या जो ग्लोबल एक्सपीरियंसेस हैं या जो इनोवेशन हैं या जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उसको शेयर कर सकें, ताकि जो हमारी जो एडवांस जो ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उसे हम अडॉप्ट कर सकें और डेवलप कर सकें, ठीक है, ताकि हम जो स्मार्टर और अपना फ्यूचर जो ग्रीनर बना सकें, ठीक है, सस्टेनेबल वे में हम बना सकें। जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है वो मानेसर में लोकेटेड है। ये ऑटोनॉमिक टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन और R&D सर्विस प्रोवाइड करती है। अंडर किसके अंडर आती है? नेट्रिप के अंडर, दैट इज द नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। जो नाट्रिप है ये इनिशिएटिव किसका है? ऑटोमोटिव सेक्टर का ये इनिशिएटिव है, जिसका किस किस के बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ऑब्जेक्टिव है, और इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच में, ताकि हम क्रिएट कर सके स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग, वैलिडेशन एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो ये न्यूगेन मोबिलिटी समिट किसके बारे में है। थोड़ा सा नाट्रिप के बारे में पढ़ लेना। नाट्रिप अच्छी चीज़ है, ये ऑटोमोटिव सेक्टर का इनिशिएटिव है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स और जो इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर है उन्होंने मतलब कि इकट्ठे आ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, कल से हम रोड सेफ्टी अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।